हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु योगेश जी में। तो हम आज जो है कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके जितने आपके इसमें आने वाले प्रश्न उत्तर हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप यदि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने इसी अध्याय 1 और अध्याय 2 पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है। आप वहां से उन अध्याय को देख सकते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने पूरा अध्याय कंप्लीट किया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें मैंने सम्मिलित किया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। तो हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें हम सीखने वाले हैं वह परमाणु क्या होता है, फिर अणु किसे कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, फिर हम सीखेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, रासायनिक समीकरण जो या सूत्र जो होते हैं, रासायनिक सूत्रों को हम कैसे लिखते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण आपको कक्षा 10वीं में पढ़ने को मिलेंगे। तो आप यदि इस अध्याय को अच्छी तरह से सीखते हैं, समझ लेते हैं, तब आपको 10th में कोई समस्या होने वाली नहीं है। अदरवाइज 10th में आपको सूत्र याद नहीं रहते हैं तो वहाँ आपको उसके जो पहला अध्याय दूसरा अध्याय है रासायनिक समीकरण और अम्ल क्षार लवण वाले, वो समस्या पैदा करते हैं। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ सीख लीजिए, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं 10th के लिए भी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु एवं अणु, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि परमाणु होता क्या है। तो हम बात करें, परमाणु का अर्थ होता है परम धन अणु। परम का मतलब अत्यंत सूक्ष्म, यानी जो बहुत ही छोटा कण होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। प्राचीन समय से ही परमाणु के बारे में बातचीत होती आई है कि यह क्या है, भिन्न भिन्न नामों से। महर्षि कणाद जो थे, इन्होंने यह बताया था इसके बारे में सबसे पहले कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमको छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब कण को हम वापस विभाजित नहीं कर सकते, तब हम अर्थात वह सबसे सूक्ष्म कण होगा, अविभाज्य कण होगा। तो परमाणु जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि यह किसी पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है या सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ परिभाषा देखिए, परिभाषा बताती है परमाणु तत्व का वह सबसे छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं कि स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता। तो परमाणु जो होता है यह सबसे सूक्ष्म, अविभाज्य कण का मतलब क्या है, अविभाज्य मतलब जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, तो यह अविभाजित कण होता है। और यह स्वतंत्र नहीं रह सकता मतलब ये जो है परमाणु आपस में जुड़ते हैं, या तो स्वयं एक ही समान परमाणु जुड़ते हैं या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु जो है वो अणु बनाते हैं और अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। आगे हम जैसे जैसे इस अध्याय में और इसके नेक्स्ट अध्याय में बढ़ेंगे तब हम उसको और अच्छे से स्पष्ट समझ पाएंगे। स्वतंत्र रह सकता है उसे हम कहते हैं तत्व या यौगिक। यह भी एक अणु ही है, अणु का ही रूप है जिसको हम भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। हम इसके बारे में भी विस्तार से बात आगे करेंगे। तो अब हम बात करें कि परमाणु जो होता है यह तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परिभाषा में हम इसको लिख सकते हैं जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। अब रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, तो देखिए रासायनिक संयोजन जो होते हैं, रासायनिक संयोजन का मतलब क्या है। रासायनिक संयोजन का अर्थ होता है कि जब पदार्थ का जो परमाणु है यह परमाणु दूसरे पदार्थों से क्रिया करता है या उनसे परमाणुओं से क्रिया करता है तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि परमाणु का जो संयोजन के नियम है, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से होता है, तब हम जान पाएंगे कि नई जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें पदार्थ कैसे बनते हैं। तो यह जो है जोसेफ एल प्राउस्ट और लेवाइजिए, इन्होंने प्रायोगिक कार्य किए और इसके बाद जो है रासायनिक संयोजन के यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ नियम इन्होंने दिए। तो इसमें सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का अर्थ होता है हम जिसको सामान्य तौर पर भार के रूप में लेते हैं। हालांकि द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, लेकिन पृथ्वी पर हम इसे भार मान सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि परमाणु का भी कुछ ना कुछ भार तो होगा ही, वो भले ही बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटा हो, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है या उसका भार है, उसका अस्तित्व तो है। तो इसीलिए हम यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यहाँ पर उसकी जब चर्चा करते हैं तो वह कहता है नियम कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना तो विनाश होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान कभी भी परमाणु का द्रव्यमान ना तो कम होगा और ना तो अधिक होगा। सृजन का मतलब होता है बनना और विनाश का मतलब होता है नष्ट होना। तो दूसरा पॉइंट इसमें दिया, उसको समझे हम। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का योग उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर होगा। आइए इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हालांकि ये उदाहरण भौतिक क्या मतलब इसके भौतिक गुणों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु रासायनिक गुणों में भी इसके यही नियम लागू होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम 10 ग्राम बालू रेत के साथ में 10 ग्राम आयरन को जोड़ दें तो दोनों का जो टोटल जो बनेगा, एक नया पदार्थ, दोनों का मिश्रण जो बनेगा, वह क्या होगा? उसका भार कितना होगा? बिल्कुल सही, उसका भार होगा 20 ग्राम। तो अब इसमें हुआ क्या? 10 ग्राम बालू रेत और 10 ग्राम लोहा लिया, ये दोनों का जो नया पदार्थ बना, तो वह क्या मिश्रण बना? दोनों का भार कितना होगा? 20 ग्राम ही होगा। इसमें कम हो सकता है क्या भार? बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिक हो सकता है क्या? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना उनका परमाणु थे, कहने का मतलब उन्हीं के कुल भार के बराबर उत्पाद का भी भार। तो बनने वाले पदार्थ जो होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जिन्होंने लिया उनको हम अभिकारक कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का योग उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भी ठीक उसी प्रकार से होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें जल के अणु की या कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम मान लें 1 ग्राम भार है, तो और ऑक्सीजन के 2 है तो ऑक्सीजन को हम 2 ग्राम मान लें, तो 2 और 1 टोटल कितना होता है? 3 ग्राम। तो कार्बन धन ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो टोटल कितना बनेगा? कार्बन का 1 और 2 उधर ऑक्सीजन के, तो इस प्रकार 3 ग्राम वह हो जाएगा। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, 1 अंक के अनुसार या 2 अंक में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का मतलब फिक्स रेशो जो है, ये फिक्स होना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, आप सभी को सबसे सरल सूत्र है, मैं उसी पे बात करता हूँ, उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, या हम जल का यदि हम उदाहरण लें तो जल का क्या होता है सूत्र? फॉर्मूला होता है H2O। अब जल को हम देखते हैं, जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है ना। आप जल चाहे कहीं से भी उपयोग करें, चाहे समुद्र का हो या फिर हमारा जो है मीठा जल हो या फिर बारिश का पानी हो या इस ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी स्थान का जल हो, जब भी वह जल होगा तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O ही होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला हुआ है, तो इनका द्रव्यमान भी, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के हिसाब से 1 और 1 2 ग्राम वह हो गया हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का जो होता है वो द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। ठीक है,
तो 2 और 16 मतलब 2:16 या हम इसको 1:8 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी, यहाँ हम नियम को अब पढ़ लें कि इस नियम के अनुसार कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या उसका निर्माण हम किसी भी प्रकार की पद्धति या किसी भी विधि के द्वारा हम करें। तो रासायनिक यौगिक में जो होते हैं, जो भी तत्व रहेंगे उसमें, उनका अनुपात हमेशा निश्चित होगा। इसको हम सरल तौर पर लिख सकते हैं इस प्रकार से कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में जो तत्वों का अनुपात होता है वह हमेशा निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक हमें कहीं से भी और किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। तो इस प्रकार से यह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। तो यह 2 नियम रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। हो सकता है ये 2-2 अंकों में दोनों प्रश्न नियमों को पूछ लिया जाए या केवल एक नियम भी 2 अंकों में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करें जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो है, यह इन्होंने परमाणु के बारे में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह नियम कहता है, जॉन डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने यही 2 नियमों के आधार पर थोड़ा सा इसको और विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया और अपने कुछ इन्होंने सिद्धांत बताए। वह सिद्धांत थे, देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को इसने क्या किया है, सिद्ध किया है कि ये सही हैं दोनों नियम। अब हम देखते हैं क्या है परमाणु सिद्धांत। ये अक्सर 4 अंक में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, तो आप इसे थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें और इसको तैयार कर लें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला इसका पॉइंट है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो हमने अभी सबसे पहले ही बात की कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या है, परमाणु है। तो यहाँ यही बात इन्होंने बताई है कि जितने भी पदार्थ है ये परमाणुओं से ही बने होते हैं और परमाणु जो होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर दूसरा है, हमने जो पहला जो परिभाषित किया है परमाणु को, उसी को यहाँ पर भी बताया गया है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का जो हमने नियम पढ़ा है अभी, ये उसी नियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। और परिभाषा इन्होंने दे दी है परमाणु की कि परमाणु सबसे छोटा कण है, अविभाजित होता है, इसको विभाजित नहीं कर सकते, और साथ ही साथ ये ना तो निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया में इसका और ना तो ये बनेगा। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। एक ही तत्व, जैसे आपने कॉपर लिया, अब कॉपर आप सभी ने देखा है, कॉपर यदि शुद्ध कॉपर होता है तो उसके सारे के सारे जो कण हैं या सारे के सारे जो परमाणु हैं, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उसके सारे परमाणुओं का जो रंग रूप गुणधर्म होंगे, चाहे भौतिक रूप से हो चाहे रासायनिक रूप से हो, वो बिल्कुल समान होंगे। उनके हर एक परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए यदि हम कॉपर के एक परमाणु का द्रव्यमान सरल सी भाषा में अगर बात करें कि 2 ग्राम है, तो बाकी सभी कॉपर के सारे ही परमाणुओं का द्रव्यमान भी 2 ग्राम में होगा। हालांकि ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, इनको हम AMU में या यूनिफाइड इकाई के रूप में द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार दूसरा यदि हम आयरन ले लेते हैं, मान लीजिए, तो आयरन जो होता है उसका आप यदि बारीक भूसा भी कर दें एकदम चूर्ण, तो वह पूरा मैग्नेट के साथ में वह भूसा जो है उसका एक एक कण जो है वो चिपक जाएगा, अर्थात उसके सारे गुणधर्म क्या है, एक समान है। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान कैसे होंगे, एक समान होंगे, रासायनिक और भौतिक दोनों ही गुण। और अगला चौथा पॉइंट इसी को थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। अपोजिट क्या किया है, अगर अलग अलग तत्व ले लिए हमने तो अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, और रासायनिक भी अलग अलग। का यहाँ अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए, अलग अलग का मतलब होता है कि आयरन, और जैसे हमने उदाहरण के तौर पे आयरन और कॉपर के बारे में अभी बात की, तो आयरन के परमाणुओं की अपेक्षा कॉपर के परमाणुओं
का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा, है ना। कॉपर के सभी परमाणु एक समान होंगे, आयरन के सभी परमाणु एक समान होंगे, लेकिन कॉपर और आयरन के अगर अलग अलग तत्व दो लें तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। आपको पता है कॉपर मैग्नेट के साथ चिपकता नहीं, आकर्षित नहीं होता है, जबकि आयरन चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पर सिद्ध होता है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्व परस्पर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग, ये सहयोग नहीं है, संयोग का मतलब जुड़ना, और यौगिक का निर्माण करते हैं। यह जो हमने अभी स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा है कि प्रत्येक जो यौगिक होता है उसमें परमाणुओं के तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, उसको सिद्ध करता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है, पूर्ण संख्या में वो सहयोग करते हैं, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा संयोग हो रहा है ना। पूर्ण संख्या में तत्वों के परमाणु क्या करते हैं, संयोग करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम यौगिक कह सकते हैं। तो ये जॉन डाल्टन के 4 परमाणु सिद्धांत हैं, जिसको शॉर्टकट में मैं बताऊं। परमाणु से सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। तीसरा, एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एक समान होंगे। चौथा, अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होंगे। पांचवा, अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो इसमें दिए गए हैं। इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने पर 4 अंक पूरे मिल जाएंगे। अब आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है परमाणु के बारे में, हम इस पर चर्चा करें। तो आधुनिक सिद्धांत जो होता है वह भी यही कहता है कि परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है मतलब इसका यूज होता है, प्रयोग होता है ना। तो यह भी हमारा जो आधुनिक सिद्धांत है वह भी यही कहता है कि परमाणु सबसे छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, ये जरूरी है। नेक्स्ट है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होता है। सभी द्रव्य मतलब सभी पदार्थ जो बने हैं वह किससे बने हैं, परमाणु से बने। रचनात्मक इकाई मतलब उनकी रचना जो हुई है, बने हैं, निर्माण हुआ है। फिर परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो त्रिज्या है इसको हम किस में मापते हैं, नैनोमीटर में। NM, नैनोमीटर मतलब 1 मीटर बराबर 10⁻9 NM, मतलब हम 1 अरबवें भाग के बराबर होता है 1 मीटर के, तो उसको हम 1 नैनोमीटर कहेंगे। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनकी त्रिज्या जो होती है ये बहुत ही कम होती है ना। इसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। ये नैनोमीटर वाला जो है ये अक्सर रिक्त स्थान में पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से याद रखें। अब हम बात करते हैं कि परमाणुओं के प्रतीक। देखिए बहुत सारे तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक, और हमको ये देखना है कि परमाणुओं के जो प्रतीक हैं वह हम किस प्रकार से हम उनको लिखें। तो परमाणुओं के तत्वों के प्रतीक को जो है जॉन डाल्टन के द्वारा कुछ तत्वों के प्रतीक बनाए गए थे, जिसमें इन्होंने कुछ अक्षर मतलब कुछ संकेत बनाए थे। जैसे राउंड बना दिया, बीच में डॉट लगा दिया, या एक राउंड बना दिया उसमें बीच में क्रॉस लगा दिया, या प्लस लगा दिया, या फिर उसमें C लिख दिया या S लिख दिया राउंड बना करके सर्कल में। तो इस प्रकार से कुछ उन्होंने संकेत दिए थे, लेकिन ये ज़्यादा मान्य नहीं हो पाए। फिर बाद में जो आधुनिक प्रतीकों पर जब हम बात करते हैं तो आधुनिक प्रतीकों को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC है ना, इसके द्वारा मान्यता दी गई है तत्वों के प्रतीकों को। तो हम तत्वों को प्रतीक के रूप में कैसे हम उनको कैसे लिखें, प्रतीक मतलब उनको हम लिखने का क्या, हम उनका सिंबल क्या बनाएं, है ना, वह होता है। क्योंकि हमने यदि कॉपर लिखा, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी भाषा हो गई, अब इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो इसकी स्पेलिंग अलग हो जाएगी, जर्मनी में अलग हो जाएगी, है ना, चाइनीज़ में अलग अलग हो जाएगी, तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगी। तो वर्ल्ड वाइज अगर हम इसको बांटे तो IUPAC इंटरनेशनल लेवल पर संस्था है जो कार्य करती है, वैज्ञानिक संस्था। तो इसने प्रतीक के रूप में उसको व्यक्त करने का सुझाव दिया कि भाई इसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाए, जिससे ये कहीं भी कोई भी व्यक्ति इसको समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर
इन तत्वों के ये प्रतीक आपको याद करना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यही तत्वों के प्रतीक आपको कक्षा 10th में भी काम आने वाले हैं। बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके अंतर्गत हम यदि याद नहीं रखते तो फिर अध्याय समझ में बिल्कुल नहीं आता। रिएक्शंस जो होने वाली है, अभिक्रियाएं जो है वो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि तत्वों के प्रतीक बने कैसे। तो सबसे पहले तो डाल्टन ने प्रयास किया, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद बर्जिलियस ने भी तत्वों के प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। उन्होंने प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति कहाँ से बताई कि जो तत्व होते हैं वह जहाँ पर पाए गए हैं सबसे पहले उनके नाम पर। जैसे कॉपर, कॉपर की जो स्पेलिंग होती है COPPER होती है, ये होता है साइप्रस से, CYPRUS, तो इसीलिए इसका C और U लिया है। आप देखिए कॉपर में लिखा हुआ है, इधर सेकंड वाला जो आपका कॉलम है इसमें सबसे फर्स्ट कॉपर का CU प्रतीक दिया गया है। इसी प्रकार से स्वर्ण का नाम दिया है अंग्रेजी के उस शब्द से जिसका अर्थ होता है पीला, तो उसका नाम क्या दे दिया है इन्होंने, गोल्ड। गोल्ड का जो है उसका क्या दिया है, गोल्ड के लिए आप देख सकते हैं AU, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर जहाँ से वो पाए गए या तो उनके नाम पर लिखे गए। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, इसने तत्वों के नाम और प्रतीकों को स्वीकृति ये जो दी है, तो इन्होंने क्या किया है, अधिकतर तत्वों के जो प्रतीक हैं उन तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से इन्होंने निर्मित किए हैं। तो एक या दो अक्षरों से निर्मित कैसे किए इन्होंने, देखिए जैसे यहाँ पर हम बात करें ऊपर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या लिखा है, A और L लिखा हुआ है ना। अब देखिए एल्यूमिनियम का आपको यहाँ पर कॉलम जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला, उसमें एल्यूमिनियम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ये एल्यूमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी स्पेलिंग A से शुरू हो रही है एल्यूमिनियम की इंग्लिश में। इसी प्रकार से आप सेकंड नंबर का जो कॉलम है, सेकंड नंबर के कॉलम में आपको देखिए एल्यूमिनियम गोल्ड जो है उसको भी AU लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम के ठीक नीचे ये ऑर्गन देखिए लिखा हुआ है सेकंड, है ना, A से स्पेलिंग शुरू हो रही है। इधर भी चांदी जो है लास्ट वाला जो कॉलम बना हुआ है उसमें आपको चांदी या सिल्वर का AG लिखा हुआ है। तो A से बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम अगर हम सबको प्रतीक A दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इंग्लिश का जो है इन्होंने क्या किया, दो अक्षरों का जो है चुनाव किया। कुछ अक्षर ऐसे थे जिनको सिंगल में ही इन्होंने लिख दिया है, जैसे बोरान, बोरान आप देखिए बोरान के बारे में क्या लिखा है, B लिखा हुआ है। बेरियम, अब बेरियम की स्पेलिंग भी B से शुरू होती है, बोरान की स्पेलिंग भी B से शुरू होती है, और ब्रोमीन, ब्रोमीन की भी स्पेलिंग B से ही शुरू होती है इंग्लिश में। तो फिर अब क्या किया जाए, यदि हम सबको B और B और B यदि प्रतीक बना देंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए फिर क्या किया गया कि अंग्रेजी का पहला अक्षर कैपिटल और बीच के अक्षर या सेकंड अक्षर को उन्होंने क्या ले लिया है, स्मॉल लेटर के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं बेरियम का BA, बोरान का B, ब्रोमीन का BR। इसी प्रकार C से शुरू होने वाले देखिए, C से कैल्शियम, कैल्शियम की स्पेलिंग भी CALCIUM लिखी जाती है, कार्बन की भी। तो सबको फिर उन्होंने कैल्शियम के लिए CA लिखा पहला, और पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर से। कार्बन को वैसा ही लिखा सिर्फ C से। क्लोरीन के लिए Cl लिख दिया गया है, कोबाल्ट का CO लिख दिया गया है। कॉपर के लिए स्थान के नाम से क्यूप्रस या साइप्रस, जिसको हम CU से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फ्लोरीन का F, गोल्ड का AU, हाइड्रोजन का H लिख दिया है। हीलियम अगर आ जाता तो HE लिखा जाता उसके स्थान पर। आयोडीन का I, आयरन का FE, फेरम, आयरन मीन्स ये आयरन का लैटिन नाम है। फिर सीसा का PB, मैग्नीशियम, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी का सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। यहाँ पर अक्सर जो है हम कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, सोडियम का। तो सोडियम में हम लिखते हैं क्या, सोडियम में S लिख देते हैं बच्चे ज़्यादातर, तो वह क्या है, गलत हो जाता है। तो सोडियम जो होता है वह क्या है, लैटिन नाम है। तो हम ध्यान देंगे जब नियम इसके क्या है, या तो अंग्रेजी शब्दों में लिखेंगे हम, या फिर हम उनके लैटिन नाम लिखेंगे। और यदि दो स्पेलिंग एक समान है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर
इंग्लिश का पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। तो यहाँ पर जैसे आयरन का एफ ही लिखा है, मीन्स ये जो है लैटिन नाम है। अब ये कुछ नाम लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो आयरन को एफ ही का मीन्स होता है फेरम, तो यहाँ से इसको एफ ही लिखा गया है। इसी प्रकार Na जो है पोटेशियम के लिए उपयोग किया जाता है प्रतीक के रूप में, जिसका मतलब होता है नाइट्रियम, Na से स्पेलिंग शुरू होती है। इसी प्रकार कैलियम जो होता है, वो जो पोटेशियम लिखा है के, उसका नाम होता है कैलियम, तो वहाँ से लिया गया है ये लैटिन भाषा से ये शब्द, या जर्मन या ग्रीक भाषाओं में ये शब्दों को हमने इस्तेमाल करके बनाए गए हैं यह प्रतीक। तो इस प्रकार ये प्रतीक आपको बहुत काम आने वाले हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हम बात करें अब इसी में, तो नेक्स्ट आता है परमाणु द्रव्यमान। अब ये परमाणु द्रव्यमान हम अध्याय नेक्स्ट जो इसके आने वाला है उसमें भी हम अच्छी तरह से इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम इस अध्याय के अंतर्गत देखें तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो इसको देखिए कि परमाणु के अंतर्गत उसका, आपकी सामान्य भाषा में बात करें तो उसका वजन या उसका भार, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो द्रव्यमान और भार को हम एक मान लेते हैं, मैंने पहले ही बताया। हालांकि इसमें अंतर होता है, जो हम नेक्स्ट जो अध्याय गुरुत्वाकर्षण वाला है उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान से यहाँ क्या आशय, क्या अर्थ होता है, तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं और इसे यूनिफाइड द्रव्यमान में प्रदर्शित करते हैं। यूनिफाइड द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो हम इसकी इकाई के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। अब हम इसको देखें कैसे, ठीक है। यहाँ पर जो 4 लिखा है ना इसको, तो यहाँ पर जो 4 है वो 4 नहीं लिखा हुआ है, यूनिफाइड के लिए यू, स्मॉल लेटर का यू लिखा जाता है ना, इसको सुधार लीजिएगा आप। तो यू यूनिफाइड द्रव्यमान में हम प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन 12 समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक के बारे में हम आगे बात करेंगे, तब आपको उसको स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि कार्बन 12 जो होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखते हैं इसके बारे में आगे, आप आगे बढ़ें। तो देखिए, एक तरबूज लिया जैसे, अब इस एक तरबूज के क्या किए हमने, कार्बन 12 है ना, तो इस तरबूज के हमने कितने टुकड़े किए हैं, इसमें देखिए कितने टुकड़े हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें चित्र में। ए एक तरबूज है, बी में उसके टुकड़े बताए गए हैं, और सी जो है उसमें से एक जो टुकड़ा है वो बाहर निकाल करके बताया गया है। तो देखिए 1/12वें भाग के बराबर, मतलब एक तरबूज लिया, उसके 12 बिल्कुल बराबर बराबर हमने क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि जो तरबूज है वो 12 किलो का है। अब उस 12 किलो के हम 12 अगर टुकड़े करेंगे उसमें से, तो 12 टुकड़े, हर टुकड़ा कितने किलो का हो जाएगा, 1 किलो का हो जाएगा, है ना। तो वह 1 किलो क्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। क्योंकि परमाणु इतना सूक्ष्म है कि उसको हम किसी तराजू पर तो तोल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम उसकी सापेक्ष जो होती है किसी दूसरे जो भारी तत्व है उसकी अपेक्षा हम उसके द्रव्यमान को मापते हैं। तो यहाँ कार्बन के रूप में, कार्बन के समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर होता है। तो हम इसको सरल भाषा में लिख दें कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर माना जाता है ना। तो इकाई द्रव्यमान के रूप में मानते हैं, जिसको हम यू से या यूनिफाइड के द्रव्यमान के रूप में हम इसको लिखते हैं। यू है, इसको स्मॉल लेटर के यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टुकड़ा रखा हुआ है और उसका द्रव्यमान कितना लिख दिया, इसमें 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है वहाँ पर साइड में 2। तो ये 2 क्या है, वहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये किसका, जिस तत्व का द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तत्व दिया है यू में, परमाणु हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 1। हाइड्रोजन के जो होते हैं इसके हमको एक द्रव्यमान, इसकी परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, इसके हमको 3 समस्थानिक मिलते हैं। तो समस्थानिक के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि एक का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, एक का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। तो वह 2 यहाँ पर जो आपको एक चीर के, मतलब एक जो पीस रखा हुआ है तराजू में, आप देख सकते हैं कार्बन का 1 पीस और साइड में 2 उसके बराबर है। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से कार्बन का कितना माना गया है परमाणु द्रव्यमान, 12, मैंने आपको बताया ही अभी।
नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 12 है। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन के द्रव्यमान में जो कार्बन की है ये कितने टुकड़े आएंगे? ये 12 टुकड़े तो लग जाएंगे, इसके अलावा 2 टुकड़े और साथ में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा जिसके जो जो मान आएगा, जितना द्रव्यमान आएगा वो किसके बराबर होगा? नाइट्रोजन के बराबर। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5। ये आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परमाणु द्रव्यमान को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे, तो हम देखते हैं अणु क्या होता है। तो अणु जो होता है ये किसी अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन बनने से होता है। अब देखिए, अणु जो होता है और परमाणु दोनों में अंतर भी आता है। तो परमाणु सबसे छोटा और अविभाजित कण होता है, हमने पढ़ा है, लेकिन और स्वतंत्र रूप से परमाणु नहीं रह सकता। लेकिन जो अणु होता है वह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और अणु कब बनेगा? जब परमाणु आपस में क्रिया करेंगे, उनके बीच में एक रासायनिक बंधन बनेगा उनके बीच में रासायनिक तौर पे, तब जाकर के अणु का निर्माण होता है। तो जैसे आपने ऑक्सीजन के बारे में, अभी हमने प्रतीक के बारे में बात की, तो ऑक्सीजन को हम O के रूप में प्रतीक में व्यक्त करते हैं। और आपने देखा होगा यदि हम कहीं रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसका, तो O2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? O2 का मतलब है ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हुए हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का अगर एक परमाणु होगा तो एक परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, उसका कारण हम आगे जानेंगे। लेकिन अगर O2 बना तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ गए और उसका जो O2 निर्मित हुआ वो क्या है? उसका अणु है। अब ये अणु क्या है? वातावरण में रह सकता है स्वतंत्र रूप से, फ्री, ये रह सकता है, जबकि परमाणु नहीं रह सकता। तो अणु की जब हम परिभाषा कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनने वाला, रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला जो पदार्थ है, जिनके बीच रासायनिक बंध होता है, उसे हम अणु कहते हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब हम देखें, अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को व्यक्त करता है। जैसे परमाणु एक समान हो गए तो एक तत्व के सारे जो अणु हैं, जो हैं वो परमाणु, वो कैसे होंगे? एक समान ही होंगे, हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो अणु भी किसी तत्व का क्या बताएगा? उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा जो उसके परमाणुओं में भी विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु से भी हो सकता है और अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच में भी रासायनिक अभिक्रिया से हो सकता है। इसके आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ इसको समझते हैं। यहाँ चित्र में आपको दर्शाया जा रहा है कि अणु जो है पहला एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए 2 परमाणु तो H2 बन गया। N और N 2 परमाणु मिले तो N2 बन गया। O और O दोनों मिल गए तो बना O2। तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। इसको हम कहेंगे, ऐसे अणु को हम कहेंगे तत्व। इसी प्रकार से हम देखें दूसरा, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है, इनको हम कहते हैं यौगिक। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल गया, तो ये दोनों अलग अलग परमाणु हैं। ये जल का निर्माण हुआ यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। इसी प्रकार CO2 में भी कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग परमाणु है, तो ये 2 अलग अलग परमाणुओं से बना है, इसलिए यह भी एक यौगिक कहलाता है। तो अणु 2 प्रकार से हम कह सकते हैं। पहले होते हैं तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने, और दूसरे होते हैं यौगिक जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं या बने होते हैं। अब हम देखते हैं तत्वों के अणु एवं परमाणुकता क्या होती है। किसी भी तत्व के अणु, हमने अभी बात की, एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने हैं। अभी हमने बात की जैसे आर्गन, हीलियम, ये एक परमाणु का अणु है, इसमें एक ही परमाणु है, केवल वही अणु के रूप में है, वह स्वतंत्र रह सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, Ar यानी आर्गन और He यानी हीलियम, ये दोनों स्वतंत्र रूप से प्रकृति में रहते हैं, मिलते हैं, इसीलिए ये अणु भी कहलाते हैं। तो यह एक ही परमाणु से बने हैं, इसलिए हमने इसको एक परमाणु अणु कहा। वहीं ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन के 2 मिले हैं, O और O, तो O2 लिखा हमने, उसको हम क्या कहेंगे? द्विपरमाणु अणु। O3 जो होती है जिसको हम ओजोन कहते हैं, O2 ऑक्सीजन है और O3 क्या है? ओजोन है। तो ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, इसलिए इसको त्रिक परमाणु भी कह सकते हैं। या हम इससे अधिक, यदि 2 से अधिक हो सकते हैं, त्रिक परमाणु, चतुर परमाणु भी हो सकते हैं,
और हम उसको बहुपरमाणुक भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। तो ये कहलाती परमाणुकता। आपको ये चित्र या सूत्र देकर के हो सकता है पूछे जाए प्रश्न कि एक परमाणु है या द्विपरमाणु है, आप इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है परमाणु किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। मतलब कोई भी अणु जो होता है वो जितनी संख्या में परमाणु उसमें मिले हुए हैं वह उसकी क्या कहलाएगी, अणु की परमाणुकता कहलाएगी। यौगिकों के अणु जो होते हैं ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं आप सभी को, लेकिन इनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, जो हमने निश्चित अनुपात के नियम में भी पढ़ा है। तो ये यौगिक का अणु बनाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, इसमें यौगिक है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है। इसमें यौगिक है जल, जल में कौन कौन से तत्व मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान का अनुपात क्या है, 1:8, जो मैंने आपको अभी बताया था किस प्रकार से आता है। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, इसका 14:3 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक यौगिक तीसरा, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका अनुपात कितना होता है, 3:8 होता है। तो इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम लिख दें तो हमको इनकी संख्या अनुपात पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिभाषा भी लगभग वही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब जितने भी परमाणु उसमें मिले हुए हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को यदि हम टोटल कर दें तब हमें उस पदार्थ का क्या मिल जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान मिल जाएगा। दूसरा, सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना है, केवल इतना ही है कि हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब ये आयन के बारे में हम बात करेंगे। आयन क्या होते हैं, ये धनावेशित या ऋणावेशित कण होते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर जो होता है वो क्या होता है, केवल इतना होता है कि जो आपका सूत्र द्रव्यमान है वह उसका हमने अभी पढ़ा उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग हो जाएगा, और आणविक द्रव्यमान में उसके अंदर जो आयन है उनके द्रव्यमानों का योग हो जाएगा। तो ये लगभग बराबर ही होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। इसको हम नमक के रूप में जानते हैं, आप सभी ने देखा खाया, इसका इस्तेमाल किया ही है, प्रयोग करते हैं हम इसका भोजन के रूप में, मसालों के रूप में। तो NaCl का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, Na1 गुणित Na का द्रव्यमान धन 1 गुणित Cl का। क्योंकि इसमें एक क्यों लिखा है, एक मतलब सोडियम कितना है, एक ही है, इसमें देख सकते हैं, और दूसरा इसमें Cl भी कितना है, एक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक में गुणा कर देंगे सोडियम का जो भी द्रव्यमान होगा उसका, और एक में गुणा कर देंगे क्लोरीन का। यदि क्लोरीन 2 होती यहाँ पर तो हम क्या करते, क्लोरीन का एक कैसा गुणा किससे करते, 2 से करते हम, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ उदाहरण में इनका द्रव्यमान है दिया है, सोडियम का द्रव्यमान 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान है वो 58.5 U लिखा हुआ आ जाता है। ये प्रश्न इससे संबंधित आता है तो आपको बहुत सरल रहता है, आप इसके यदि द्रव्यमान याद हैं आपको तो आप इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान के बारे में हम बात करें, वही किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इसमें उदाहरण जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 दिया है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 16 दिया है। तो H2O का परमाणु का हमको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे, 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 16। 2 किसका द्रव्यमान हो गया, हाइड्रोजन का, है ना। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 गुणित 1 धन ऑक्सीजन 1 ही है तो 1 गुणित इसका द्रव्यमान 16। तो इस प्रकार ये जो जब हम सॉल्व करेंगे तो 184 इसका U जरूर लिखें, ये इसका आणविक द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाता है। अब रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या होते हैं यह हम समझ लें, फिर हम इसके आधार पर रासायनिक सूत्रों को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न मैंने आपको वैसे बता दिया है कि आयन क्या होता है। तो आयन जो होता है, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु होता है। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जैसे यहाँ पर हम NaCl के अंतर्गत बात करें तो NaCl में Na जो है वो धनावेश बनाता है और Cl ऋणावेश बनाता है।
तो Na धनायन कहलाता है, Cl ऋणायन कहलाता है। इसको आगे आप और अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आयन अभी फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है, ये आवेशित, आ से आवेशित और आ से आयन, तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं। अब हम देखें बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, बहु यानी बहुत सारे, परमाणु यानी परमाणु वाले, और आयन मीन्स आवेश वाला। तो परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है या जिस पर जो बहुत से परमाणुओं के आयन से बना है उसको हम बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। जैसे O और H, इस पर माइनस चार्ज होता है OH पर, SO4 यानी सल्फेट, OH यानी हाइड्रोक्साइड भी हम कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, इस पर भी ऋणायन है। ऋणावेशित आयन को हम ऋणायन कहते हैं और धनावेशित आयन को धनायन कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- रूप में होता है, तो यह एक आयन के रूप में हम इसको मानते हैं। रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो रासायनिक सूत्र जो होता है, हमने जो जैसे परमाणुओं से हमने पढ़ा है कि परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो अब अणु को भी हम कैसे व्यक्त करें लिखने के लिए, तो हम उसके परमाणुओं के माध्यम से ही हम उसको लिखते हैं। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसको प्रतीक के रूप में या उसको लिखित रूप में बताना या व्यक्त करना, है ना, वह कहलाता है उसका रासायनिक सूत्र। अब रासायनिक सूत्र में क्या दिखाई देता है, रासायनिक सूत्र अभी उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर, फिर हम उसको आगे समझते हैं। जैसे Na2O लिखा हुआ है, Na2 से हमको क्या पता चल रहा है सूत्र के द्वारा, कि इसमें सोडियम के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर इसी प्रकार AlCl3 जो दिया हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें एल्यूमिनियम का 1 परमाणु है और क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट आगे देखते जाएं तो उसमें हमको पता चलता है कि इनमें परमाणुओं की संख्या भी हमको पता चल रही है। तो रासायनिक सूत्र का जो यहाँ पर परिभाषित किया गया उसमें यही लिखा है कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, अर्थात उसमें जो संघटक यानी जो तत्व मिले हुए हैं उन तत्वों की भी हम बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें तत्व मिले हैं और उनकी मात्रा या उनकी संख्या क्या है, वह हमें रासायनिक सूत्र से पता चल सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन संयोजकता। तो संयोजकता किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कोई भी जो परमाणु है वह हमने परिभाषा में जरूर कहा है कि अविभाजित कण होता है, लेकिन हमने उसको जब आधुनिक तौर पे लिया तो वह क्या हमने क्या बताया कि परमाणु जो होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण होता है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे जो है कण भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। तो यहाँ संयोजकता जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है। तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करना या उसको त्याग करना, उसकी जो क्षमता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्यागने की, यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिए, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, इसकी जो क्षमता है वह उसकी कहलाती है संयोजकता। इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से नियमों का हमको प्रयोग करना है, तो देखिए, और उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको जब तत्वों का रासायनिक सूत्र लिखना है तो सबसे पहले तत्वों के हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रतीक लिखना पड़ेगा। तत्वों के प्रतीक लिखने के बाद में हम उनकी क्या लिखेंगे, संयोजकताएं। संयोजकताएं आपकी बुक में दी गई हैं, इसमें टेबल आपकी दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तत्वों की अलग अलग जो होती है वो संयोजकताएं क्या हैं। तो वो संयोजकताएं हमें पता होंगी तब जाकर हम आसानी से रासायनिक सूत्रों को लिख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हम सबसे पहले ये काम करेंगे। दूसरा, हम इसको क्रिस क्रॉस विधि भी कहा गया है, ठीक है, क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा परमाणु के सूत्रों को लिखना। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन आता है अक्सर, या तो आपको लिखित रूप में बता दिया जाए कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखिए या हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखिए, या फिर आपको सूत्र लिख दिए जाएंगे और फिर उनका नाम पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए।
मैं संयोजकता के बारे में इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि क्या होती है संयोजकता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है? 8। अब ऑक्टोपस की यदि हम 8 भुजाओं को यदि पकड़ना हो, और मनुष्य की भुजाएं होती है कितनी? मनुष्य की भुजाएं होती है 2। अगर हमें ऑक्टोपस की 8 भुजाओं को पकड़ना हो तो कितने मनुष्य लगेंगे? 4 लगेंगे, क्योंकि 2 भुजा के हिसाब से, है ना। यदि उसकी 6 भुजाएं जो है, मान लीजिए उसकी भरी हुई है, मतलब उसमें 3 मनुष्य हैं, अब उसकी भुजाएं कितनी खाली रह गई? 2 भुजाएं। तो एक व्यक्ति या एक मनुष्य जो है जिसकी 2 भुजाएं होंगी वो उसके साथ में क्या होगा? जुड़ सकता है। तो वही उसकी कहलाती है संयोजकता। तो किसी भी तत्व की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्ण होना चाहिए, जिसको हम अष्टक कहते हैं। तो इसी आधार पर यौगिक इसीलिए बनते हैं, और परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र इसीलिए नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ संयोजकताएं होती हैं। तो हम यहाँ पर अब देखें आगे इसको कि संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से चित्र में आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर फिर हम उसका अणुसूत्र बना देंगे। यदि एक यौगिक के अंतर्गत हम देखें कि धातु और अधातु के मिलने से बना है, तो धातु के नाम को हम पहले लिखेंगे और अधातु को बाद में। जैसे यहाँ NaCl जो लिखा है, NaCl के अंतर्गत Na धातु है और Cl अधातु है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है, इसमें कैल्शियम क्या है? धातु है, और ऑक्साइड या ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, जब बहु परमाणु आयन अधिक संख्या में होंगे तो बहु परमाणु आयन को हम क्या करेंगे? कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करेंगे। इसको हम आगे देखेंगे, मैं जब आएगा इसका सूत्र तब मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे अब हम कुछ तत्वों की संयोजकताओं के आधार पर प्रैक्टिस दी हुई है। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखा है HCl। अब हमने कैसे बनाया? तो तत्व का प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोजन का H होता है। H के नीचे हमने क्या लिख ली? उसकी संयोजकता। H की संयोजकता 1 होती है। इसी प्रकार क्लोरीन का क्या होता है प्रतीक? Cl। Cl की संयोजकता भी 1 होती है। दोनों को क्रॉस कर दिया हमने, तो दोनों चूंकि एक ही एक है तो हम इसको H1Cl1 लिख सकते हैं, लेकिन जब एक होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, इसीलिए इसका जो प्रतीक बना या इसका जो सूत्र बना वह बना HCl। इसी प्रकार दूसरा देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को आप देखिए तत्व क्या है? H के नीचे उसकी संयोजकता हमने क्या लिख दी? 1। इसी प्रकार सल्फाइड सल्फर की संयोजकता होती है 2, उसको हमने नीचे लिख दिया। अब यदि हम इसको क्रॉस करके देखें तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि H2 और H इसका सूत्र प्राप्त होता है ना। H के साथ में हमने क्रॉस किया तो 2 लिख दिया, और सल्फर के साथ में 1 है तो 1 हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है। अब कैसे? अब यहाँ पर तत्व का प्रतीक Mg यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, कैपिटल में लिखना है हमको यहाँ पर, ये जो M है ना, क्योंकि जब भी तत्वों के प्रतीक लिखे जाते हैं तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर का लिखा जाता है। तो यहाँ कैपिटल Mg, उसकी संयोजकता होती है 2, क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब इसको क्रॉस किया तो क्या बन जाएगा? MgCl2। इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जब हम लिखेंगे तो देखिए Al2O3 बनेगा। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता क्योंकि 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो हमने जब क्रॉस किया इस प्रकार से तो एल्यूमिनियम Al2O3। इस प्रकार से हम तत्वों के जो है जो अणु बनते हैं विभिन्न तत्वों से, उन अणुओं को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए संयोजकता सबकी दी हुई है। यह आपको टेबल जो मैं आप बता रहा था उस टेबल के अंतर्गत यहाँ पर संकेत भी लिखा हुआ है इनका, कि इनके संकेत क्या हैं। तो देखिए संकेत सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, सिल्वर के लिए लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। इसी प्रकार से हम देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इन सभी के यहाँ पर क्या है? प्रतीक दिए गए हैं, उनके संकेत दिए गए हैं। कुछ सरल यौगिकों के नाम और अणुसूत्र यहाँ पर कुछ दिए जा रहे हैं जो सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए ध्यान से, यदि किसी, जैसे पहला हाइड्रोजन सल्फाइड है, ध्यान रखिए यदि किसी भी
तत्व के लास्ट में हम देखें तो अगर एस लिखा है मीन्स उसको सल्फाइड बोलेंगे, अगर Cl लिखा है उसको क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। O लिखा है तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। इसी प्रकार NO3 लिखा है तो उसको नाइट्रेट कहेंगे, CO3 है उसको कार्बोनेट कहेंगे, SO4 लिखा है उसको सल्फेट कहेंगे, OH लिखा है उसको हाइड्रोक्साइड कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इसके नाम के आधार पर, जैसे H2S, अब यहाँ पर नाम लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए आप H2S लिखा तो सल्फाइड बोल दिया। हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए H के साथ में Cl लिख दिया तो हाइड्रोजन और क्लोराइड बन गया, ये Cl है तो। अब यहाँ पर भी CCl4 है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ऑक्साइड के लिए मैंने आपको बताया लास्ट में O लिखा है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम। अब कार्बोनेट है, अगर CO3 लिखा तो कार्बोनेट कहेंगे हम, तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट, अगर NO3 लिखा तो हम उसे क्या कहेंगे, नाइट्रेट कहेंगे। इसी प्रकार से K2SO4 मीन्स पोटेशियम सल्फेट। इसी प्रकार एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना बहुपरमाणु का आयन है, तो ये जो SO4 है ये SO फिर कोष्ठक में लिखे हैं 3, इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। और ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा है MgOH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर समझते हैं जो अभी पॉइंट हमने बात की थी कि बहुपरमाणु का आयन को जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं। SO4 यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब SO4 1, SO4 2 और SO4 3, यानी 3 आयन इसके यहाँ एल्यूमिनियम के 2 परमाणुओं के साथ में जुड़ रहे हैं। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, अब SO4 3 बार तो हम लिख नहीं सकते, इसीलिए हमने SO4 को एक बार लिखा और कोष्ठक लगाकर उसके वहाँ पर हमने 3 लिख दिया, तो इसको हम बोलेंगे Al2SO4 थ्राइस। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH जो है ये OH कितने हैं, 2 हैं, OH, तो हम इसको लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सूत्र, इसलिए हमने OH को क्या कर दिया, कोष्ठक में करके 2 लिख दिया है। इसी प्रकार से हम विभिन्न यहाँ पर सूत्र जो है वो लिख सकते हैं। अब हम इसका यह अध्याय यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अब हम इसको कुछ इसके सही विकल्प हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक धातु अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो आप बताएं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, तो अब इसमें देखिए कितनी है, दो परमाणु, 2 जिसकी संयोजकता होती है, इसका आंसर आएगा बी वाला। ऑक्सीजन की O2 होती है जैसे अपन ने पढ़ा था, और हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, H2 कहते हैं। आर्गन और हीलियम की एक एक होती है, हमने अभी बात की थी। फिर यहाँ पर हम बात करें तीसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होना चाहिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, हमने अभी पढ़ा, ए वाला इसका आंसर सही है। फिर चौथा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो क्या होगा अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो NH4 2SO4, ठीक, ए वाला इसका आंसर आएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है सोडियम नाइट्रेट का क्या सूत्र है, तो पहला ही सूत्र सही है इसका, NaNO3, ठीक। इस प्रकार से हम इसकी आप संयोजकता लिख करके आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, ये मैंने आपको बताया भी था कि रिक्त स्थान में अक्सर पूछा जाता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, जितना पहले था उतना का उतना ही रहता है, यह खाली स्थान का नियम है, तो हम यह क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर एक निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, हमने पढ़ा था, हम इसको क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान जब हम इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 का 136, मतलब 136 ग्राम, या U, इसको हम U से व्यक्त करते हैं ना द्रव्यमान को। फिर है कैल्शियम सल्फेट के बाद में नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, और अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 2SO4, यहाँ आंसर भी दिए हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सत्य असत्य के बारे में हम बात करें,
तो यहाँ पर देखिए तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, बिल्कुल सही है ये। यह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता और उसके सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, यह सत्य है, पहला वाला पॉइंट। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये वाला भी सत्य है। फिर पोटेशियम का प्रतीक के होता है, आप सभी को पता है, यह भी सत्य है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, चौथा वाला, यह भी सत्य है। और पांचवा, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, यह क्या है, असत्य। अभी हमने देखा उसके कितने, Al2 हमने क्या पढ़ा था उसको, Cl3 मतलब उसके कितने हैं, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक नहीं, एल्यूमिनियम को आपने देखा होगा सिर्फ Al लिखा जाता है ना, तो वो एक परमाणुक ही होता है। नेक्स्ट है ये वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में, तो यहाँ इसके उत्तर दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। आयन क्या होता है, आवेश युक्त कणों को आयन कहेंगे। परमाणु का यह पुंज, फिर क्वेश्चन 3, परमाणु का पुंज जो आयन की तरफ व्यवहार करता है उसको क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। किसी यौगिक के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH ट्वाइस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, लेकिन इसको अम्ल के रूप में जब बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल भी इसे कहा जाता है। प्रश्न 7वां, सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र लिखिए या नमक का अणुसूत्र लिखिए, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, NaCl। NaCl को ही हम नमक कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। परमाणु के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसका यहाँ प्रश्न दिया है, इसका उत्तर आप देख लीजिए। फिर अणु क्या होता है, इसका भी आंसर हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अणु के बारे में इसको भी आप देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है देख लीजिए यहाँ से। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग के जितना भारी होता है गुना, है ना। परमाणु भार भी कहते हैं परमाणु द्रव्यमान को। फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई को भी परिभाषित कीजिए, यह भी वही का वही आ जाएगा, बिल्कुल सेम। इसको AMU के रूप में लिखते हैं हम। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वे आयन जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं बहुपरमाणु आयन हो जाते हैं। वो बहु का मतलब ही होता है बहुत सारे, परमाणु यानी परमाणु वाला आयन। फिर IUPAC के बारे में हमने नाम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 6वां। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, रासायनिक यौगिकों को नाम देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय यह संस्था है। अणु और परमाणु में अंतर के बारे में बात करें तो हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। परमाणु जो है क्या होता है, सूक्ष्मतम कण है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, और इसमें यौगिक के सभी गुण होते हैं। जबकि अणु और परमाणु में मैंने पहले परमाणु का अंतर बता दिया आपको, यहाँ पर अणु का पहले बताया गया है। तो अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के सारे गुण क्या है, विद्यमान होते हैं, और यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है ना। जबकि जो परमाणु है वह सूक्ष्मतम कण होता है, उस तत्व के सूक्ष्म सभी गुण तो उसमें होते हैं लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर रासायनिक सूत्र का क्या अर्थ होता है, तो हम रासायनिक सूत्रों को क्या करते हैं, उसके अवयवी तत्वों के रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं जब किसी अणु को, तो उसका हम रासायनिक सूत्र कहलाता है। जॉन डाल्टन के 3, तो ये वाला जो आपको परिभाषा याद की वही की वही इसमें लिख दीजिए। जो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद किया है, जो रासायनिक संयोजन के दोनों नियम है ना, स्थिर अनुपात वाला भी, वो इसमें मिला दें तो ये हमारा जॉन डाल्टन का पूरा सिद्धांत बन जाता है। फिर 4 अंक वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ पर देखिए इनके मोलर द्रव्यमान को तो मैंने आपको बता दिया था, मोलर द्रव्यमान को भी हमको इनको परिभाषित करना होगा, तो इनके द्रव्यमान हमको पता होंगे। देखिए जैसे मीथेन का यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है CH4, तो कार्बन का क्या होता है, 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और कार्बन की संख्या कितनी है CH4 में, यहाँ पर हम देखें तो CH4 में कार्बन, यहाँ देखिए ये CH4 दिया ना, CH4 मीन्स मीथेन, ये इसका मोलर द्रव्यमान की जब हमको गणना करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिए मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 है,
तो हमने कार्बन का 1 तो 1 गुणित कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 1 में 12 का गुणा किया तो 12 आएगा, प्लस जो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 4 दिए हुए हैं, तो 4 गुणित हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो इस प्रकार से हम 4 एकम 4 और 12 एकम 12, मतलब 12 और 4 टोटल कितना हो गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगी। इसी प्रकार सल्फर के अंतर्गत हम देखें तो S8 का मोलर द्रव्यमान, तो S8 में मतलब सल्फर का 8 जो 8 इसमें परमाणु दिए हैं, उसकी जो द्रव्यमान है वो 32 होता है, इसलिए जब गुणा करेंगे तो 256 ग्राम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही सरल है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको परमाणु के द्रव्यमान थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, तो इनके आधार पर आप उनको हल कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें आपके परमाणु द्रव्यमान को याद रखने की बहुत ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं है, कुछ गिने चुने जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार परीक्षा में वही रिपीट होते हैं, तो आप उनके याद रख लें, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, ये नाइट्रोजन है, इनके थोड़े से आप याद रखें तो आपको आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है कुछ अणुसूत्र लिखना है, तो जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ Na2O मैंने बताया, ऑक्साइड अगर लिखा हुआ है मीन्स लास्ट में क्या लगेगा, ऑक्सीजन यानी O लगेगा। ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो जाता है। सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाया जाता है, तो MgOH ट्वाइस। फिर है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए आपको क्वेश्चन। तो आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक वे यौगिक जो जल में घोलने पर क्या होंगे, आवेशित कणों में बंट जाते हैं, यानी धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं, वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को जब जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- है ना, तो इस प्रकार से ये 2 आयन बन रहे हैं इसमें, धन आयन और ऋण आयन, तो इसीलिए इनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे अमोनियम सल्फेट भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आणविक यौगिक क्या होते हैं, ये वे यौगिक हैं जिनको हम अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को भी एक निश्चित अनुपात में जोड़ दें तो बनेंगे, लेकिन इनमें क्या होगा कि ये जल में घोलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। दोनों सेम है, यौगिक दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यौगिक जब भी बनेंगे तो ये क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से ही बनते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक और आणविक यौगिक में सिर्फ एक मेन अंतर क्या होता है कि आयनिक यौगिक जल में घुलने पर आयन बना देंगे धन और ऋण में, जबकि आणविक यौगिक जो होते हैं वो आयन का निर्माण नहीं करते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। इनमें तत्वों के नाम, ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। कि जैसे बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र लिखिए, तो बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, जिस और इसमें जो है तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सीजन और H मीन्स हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसमें ये तीन तत्व मिले हुए हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो उत्तर दिया हुआ बुझा हुआ चूना, इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोजन भी लिखना है, इसमें केवल 2 तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उसमें ऐड कर लीजिए हाइड्रोजन भी। क्वेश्चन नंबर जो है बी वाला हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र HBr लिखा जाता है, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन 2 तत्व मिले हैं। नाम से भी हम उसको पहचान सकते हैं, पर कुछ तत्वों में कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनको नाम से हम पहचान नहीं पाएंगे, जैसे ए वाला ऑप्शन दिया हुआ था बुझा हुआ चूना। यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हम स्पष्ट तौर पे हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन मिला है, ब्रोमाइड मीन्स ब्रोमीन मिला हुआ है। फिर तीसरा बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, तो NaHCO3 यहाँ पर देखिए, Na मीन्स सोडियम, H मीन्स हाइड्रोजन और C मीन्स कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन। इसमें 4 जो हैं परमाणु हैं, इसमें 4 तत्व हैं, परमाणु मीन्स इसमें 4 तत्व हैं। फिर है पोटेशियम सल्फेट, इसमें K2 मीन्स पोटेशियम, S मीन्स सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन मिले हुए हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए, मैंने इनके बारे में आपको पहले उत्तर बता चुका हूँ। और कुछ अणुओं के प्रकारों को, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है ना, फिर निम्नलिखित के अणु के प्रकार भी मैंने बताया, एक समान तत्वों वाले, फिर असमान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। इनके सूत्र लिख लीजिए, फिर निम्न सूत्रों के द्वारा इनके यौगिकों के नाम, या आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये वाला जो लेसन होता है लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
और नेक्स्ट चैप्टर में हम अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। और यह अध्याय 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अध्याय 3 की कुछ जो चीज़ें हम समझ नहीं पाए हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको कठिन लगे होंगे, उन बिंदुओं को भी हम अध्याय 4 में अच्छे से समझ लेंगे। और कक्षा 10th के लिए जो आप सभी बच्चे जो हैं जाने वाले हैं, निश्चित तौर पर यदि आप मेरे ये सारे लेसन से आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर 10th में पहुंचेंगे। तो आपको अध्याय 4 बहुत हेल्प करने वाला है। उसमें मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास में है वो यही कहता हूँ कि आप इस अध्याय 3 और अध्याय 4 को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अदरवाइज आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर हैं वो आपको बहुत समस्या देने वाले, न केवल 10th में बल्कि आगे जब भी आप क्लास में जैसे अगर साइंस सब्जेक्ट से बढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री में फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये यहाँ पर आप अध्याय 4 का वीडियो भी मेरा ज़रूर देखें, जो आपको कल अपलोड इस चैनल पर कर दिया जाएगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई समस्या है या कोई आपको प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।